तो आइए आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 10वीं का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, और जिस अध्याय का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। और यह अध्याय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कहीं ना कहीं यहीं से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, जब बहुत सारे जो क्लास 10th और क्लास 11th और 12th के बच्चों से जब बात होती है तो अक्सर उन्हें यही लगता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है सबसे कठिन विषय है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज बहुत सारे बच्चों के मन में होती है कि पहली बात तो केमिस्ट्री और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये तो बिल्कुल कह लीजिए कि बच्चे जो केमिस्ट्री से डरते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से और ज्यादा डर रहा है। यानी जो केमिस्ट्री का जो डर है वह कहीं ना कहीं उसके पीछे का कारण ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। लेकिन आप यकीन मानिए, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बशर्ते क्या करना होगा, हमें बिल्कुल बेसिक लेवल पे जब चीजें हम समझेंगे तब आपको चीजें जो है और अधिक क्लियर हो पाएंगी। यानी हमें बेस से चालू करना है। तो आइए हम इस अध्याय की जो शुरुआत जो कर रहे हैं वह कहीं ना कहीं कहां से करें, थोड़ा सा बेस। यानी उसके लिए हमें क्या है, जैसे अक्सर हम लोग जब धारावाहिक देखते हैं तो उसमें क्या होता है, रिकैप होता है। बिल्कुल, हमें पिछले एपिसोड के बारे में थोड़ी जानकारी लेनी पड़ती है कि पिछले एपिसोड में हमने कहां पर ला करके छोड़ा था। अब हमें कंटिन्यू करना है। तो यही जो पिछला जो अध्याय या पिछला जो एपिसोड है वह क्या है, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और थोड़ा सा 9th का है ना। आप कहेंगे कि यार कक्षा 10वीं का पढ़ा दो, कहां तुम 9th में ले जा रहे हो, जैसे तैसे तो प्रमोट हुए या जो भी हुए इस तरीके से कहीं ना कहीं ये आएगा। पर जरूरी है, यदि आपको बिल्डिंग मजबूत बनानी है तो बेस थोड़ा सा आपको बनाना होगा। तो यहां पर यदि हम देखें तो जब भी हम लोग विज्ञान की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं विज्ञान में हम लोग पदार्थ की बात करते हैं, है ना। कि विज्ञान में सबसे पहला जो हम पढ़ते हैं वह क्या है, वह पदार्थ है। तो सबसे पहली चीज हमें ये जाननी होगी कि पदार्थ होता क्या है। किन चीजों को हम पदार्थ कहते हैं। क्या मैं इस पानी की बोतल जो है उसको मैं पदार्थ कह सकती हूँ, क्या किसी पत्थर को मैं पदार्थ कह सकती हूँ। आप बिल्कुल सिंपल तरीके से मुझे बताइए कि मैं किस चीज को पदार्थ कह सकती हूँ। तो यहाँ पर कक्षा 9 में जो पदार्थ की परिभाषा है उसके आधार पर कोई भी चीज, चाहे वह दिखती हो या ना दिखती हो, कोई भी चीज को हम पदार्थ कहेंगे यदि उसमें क्या हो, दो गुण हो। उसमें क्या हो, दो उसमें गुण होने चाहिए। शर्तें हमें बता रहे हैं कि किस शर्तों के आधार पर, किस गुणों के आधार पर हम किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज को हम पदार्थ कहते हैं। और यह दो गुण क्या है, यह दो गुण है, पहला कि उसका क्या हो, उसका द्रव्यमान हो, या जिसे हम लोग जो है अंग्रेजी में मास कहते हैं, जिसका क्या हो, भार। उसका क्या हो ना, वजन होना चाहिए, है ना। देखिए वजन कम ज्यादा हो सकता है। जैसे यदि हम हवा की बात करें या पंख की बात करें तो बहुत हल्के हैं, वहीं पे लोहे की बात करें तो वो भारी है ना। कम ज्यादा हो सकता है, हल्का भारी हो सकता है, लेकिन होना चाहिए क्या, द्रव्यमान। और दूसरा वह क्या है, वह उसका द्रव्यमान हो, और वह क्या हो, वह आयतन हो। क्या हो, उसका आयतन हो, अर्थात वह क्या, जगह घेरे। क्या हो, यानी अगर मैं कहीं रख रही, मान लीजिए कि मैं इस पेन ड्राइव को टेबल पे रख रही हूँ तो वो उतनी जगह जो है पेन ड्राइव उस टेबल पर घेरेगी। तो उसका खुद का पेन ड्राइव का क्या है, वजन भी है, द्रव्यमान भी है, और वो क्या कर रही है, जगह भी घेर रही है। तो इस तरीके से पदार्थ क्या होते हैं, जो जिनका द्रव्यमान होता है और जिनका आयतन होता है, यानी जगह घेरते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम पदार्थ कहते हैं। अब पदार्थ किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, तो यहां पर हमें पता है कि पदार्थ जो है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। और कक्षा 9 में भी हमने देखा है कि इन जो सूक्ष्म कण है, इन्हीं को हम लोगों ने क्या कहा था, इन्हीं को हम लोगों ने परमाणु कहा था। इन्हें क्या कहा था हमने, इन्हें क्या कहा था हमने, परमाणु कहा था। पहले यह माना जाता था कि जो वही मेरे मन में एक सवाल है कि क्या हम इससे भी छोटी यूनिट में हम इसे बांट सकते हैं। क्या परमाणु सबसे छोटा होता है, जैसे हम अणु के बारे में समझते हैं, फिर हम परमाणु की बात करते हैं कि अणु से छोटा परमाणु होता है। तो परमाणु से छोटा कुछ होता है क्या। तो पहले यह माना जाता था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु से छोटा कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ा, जैसे जैसे खोजें होना चालू हुई, उस आधार पर पता चला कि जो परमाणु है वह अविभाज्य नहीं है, उसको भी हम तोड़ सकते हैं। और तोड़ने के बाद में, यानी परमाणु भी कुछ छोटे छोटे और कणों से मिलकर बना है, उन कणों को हम लोग सब एटॉमिक
पार्टिकल कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है, इन्हें हम लोग इलेक्ट्रॉन, इन्हें हम प्रोटॉन और इन्हें हम लोग न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से यदि हम कहें कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, इन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं, किंतु परमाणु पुनः इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और यहां पर अब मन में यह भी सवाल आता है कि यह कोट है, ये पेन है, ये बोर्ड है, यानी यहां पर यह तो अलग अलग पदार्थ है। तो यहां पर हमें यह भी याद रखना है कि पदार्थ जो है वह अलग अलग उनके भौतिक एवं रासायनिक गुण होते हैं। और क्यों होते हैं? क्यों? क्योंकि यह जो पदार्थ है वह क्या है, अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। अच्छा, तभी हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग तरह की चीजें, जी हाँ, जो है हम देख पाते हैं। हाँ, यानी जितनी भी अलग अलग प्रकार की चीजें हैं वह अलग अलग क्यों है? क्योंकि वह अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए होते हैं। पर यहां पर यदि हम देखें तो जो पदार्थ है, इस पदार्थ की सबसे जो शुद्ध अवस्था है ना, पदार्थ की जो शुद्ध अवस्था होती है, उस शुद्ध अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। और इन्हें हम लोग तत्व को सबसे शुद्ध क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि यहां पर जो तत्व है वह एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, मतलब हर तत्व जो हम, जिसके बारे में भी हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं, तो क्या वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होगा? इसका जवाब हाँ में भी हो सकता है, ना में भी हो सकता है। सुनिए कैसे। यदि मैं इस सोने के रिंग की बात करूं तो यह शुद्ध सोना है, तो यह केवल और केवल उसी हाँ, यह एक ही प्रकार के परमाणु, यानी यह केवल और केवल सोने के परमाणु से मिलकर बना है। यदि यह पेन एल्युमिनियम का है तो यह केवल और केवल एल्युमिनियम के परमाणु से मिलकर बना है। लेकिन वहीं पर यदि हम यदि बात करते हैं, इस कपड़े की बात करें या इस बोर्ड की, कांच की बात करें, तो यह एक से ज्यादा प्रकार के परमाणु यानी अलग अलग तत्वों से मिलकर बने हुए हो। तो इस तरीके से, इसीलिए जो है हम पदार्थ को क्या कहते हैं, पदार्थ मतलब जो तत्व है शुद्ध, इन तत्वों को पदार्थ का क्या कहते हैं हम लोग, शुद्धतम रूप कहते हैं। तो यहां पर जो है अभी तक जो कुल है, कुल जो है वह 118 तत्व, कितने, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, है ना। और भी ऐसे तत्व जो है उनकी खोज चल रही है, जिसमें से इन 118 तत्वों में से अधिकांश जो तत्व है वह क्या है, वह प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। वह क्या होते हैं, हमें प्रकृति में उसी रूप में मिले। हाँ, यानी यह तत्व प्रकृति में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पर कुछ ऐसे भी तत्व है इन 118 में से जो क्या है, जिन्हें हम कहते हैं मानव निर्मित। अच्छा, अर्थात मतलब हम लोग उसको किसी प्रक्रिया द्वारा जो है उसका निर्माण कर रहे हैं। यानी खासकर नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से जो है वह हम बना सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से जो तत्व है 118 में से अधिकांश जो तत्व है वो प्राकृतिक तौर पे पाए जाते हैं। और इन्हीं 118 तत्वों में से जो है 6वें नंबर का जो तत्व है, वह 6वें नंबर का तत्व क्या है, कार्बन है। वह 6वें नंबर का तत्व क्या है, वह कार्बन है ना। अब यहां पे सवाल क्या हो सकता है कि ये 6वां नंबर, 6th पोजीशन जो हम कह रहे हैं वो कैसे आई? हाँ, यानी 6वें नंबर के तत्व को ही हम कार्बन क्यों कहते हैं, या कार्बन को 6वें नंबर का तत्व क्यों कहते हैं। तो यहां पर अभी हमने देखा था कि जो पदार्थ है वह पदार्थ क्या है, वह पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है। परमाणुओं से मिलकर, परमाणु किससे मिलकर बने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने हुए, है ना। तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर एक संख्या होती है जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु क्रमांक, है ना। हर तत्व का एक निश्चित परमाणु क्रमांक होता है और वह तत्वों का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है। तो यह अलग अलग क्यों है, क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो यहां पर किसी तत्व का परमाणु क्रमांक यदि 6 है, अर्थात कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि उसमें 6 इलेक्ट्रॉन है और 6 ही क्या है,
प्रोटॉन है। मतलब इन दोनों की संख्या हमेशा बराबर होती है ना। किसी भी तत्व में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन भी होंगे। तो इस तरीके से जो कार्बन है, कार्बन के परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 6। इसीलिए कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या हो गया, 6 हो गया, है ना। और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है या परमाणु भार होता है वह क्या होता है, 12। तो अब यहां पर मैंने परमाणु क्रमांक के साथ में क्या शब्द यूज, द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? हाँ, तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और क्या रहते हैं, न्यूट्रॉन रहते हैं। तो किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का जो योग होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम परमाणु द्रव्यमान कहें। और यहां पर एक चीज और हमें याद रखनी है कि यहां पर जो है, यदि हम कार्बन की यदि हम लोग बात करते हैं तो यहां पर हमें पता चलता है कि कार्बन जो है इसका संकेत क्या है, C है ना। IUPAC पद्धति के तहत हर जो भी तत्व है उसको लिखने का एक विशेष तरीका होता है। परमाणु क्रमांक लिखने का भी एक तरीका होता है, परमाणु द्रव्यमान लिखने का भी एक तरीका होता है। तो इस तरीके से जब संकेत के नीचे हम 6 लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, 12 लिखते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, यह कार्बन है। हाँ, C जो है वह क्या है, कार्बन का संकेत है। ये क्या है, उसका परमाणु क्रमांक है और यह क्या है, परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम भार भी कहते हैं। हाँ, तो इस तरीके से जो है, जो कार्बन जो है उसका संकेत C, परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। अब यहां पर एक चीज और मन में आ रही होगी कि हाँ, कार्बन क्या है, ये तो थोड़ा सा समझ में आया है, लेकिन अक्सर कई बार होता है कि हम कभी कभी ऐसे गुमसुम से बैठे रहते हैं, कुछ मन में सवाल उठते हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे सवाल जो होते हैं जो हमेशा हमें परेशान करते हैं। उसमें से एक सवाल यह भी होगा कि पृथ्वी पर जीवन कैसे है। हाँ, या मैं पूछूं कि जीवन की शुरुआत, या अगर हम कार्बन के बारे में पहले यदि हम सोचें कि पृथ्वी जो है वो क्यों उस पर जीवन है, हाँ, तो ये बताइए मुझे। हाँ, तो यदि हम इसका जवाब ढूंढे कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई, तो बहुत सारे ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा चुका है कि पृथ्वी पर जो जीवन की शुरुआत है उसके लिए जल के साथ साथ कार्बन अणु या कार्बन परमाणु या कार्बन तत्व का होना अत्यंत आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत, या हम जो जीव है, जितनी भी सजीव है, हम अपने चाहे अगर हम प्राणियों की बात करें, जितने भी जीवित प्राणी हैं, हम इन सबके शरीर की संरचना देखें तो इसमें भी हमें कार्बन ही ज्यादा मिलेगा। तो इस तरीके से जो जीवन की शुरुआत है वह कार्बन से ही हुई है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर फिर एक और सवाल आता होगा कि पृथ्वी पे कार्बन कहां से आया, या पृथ्वी पे कार्बन कैसे बना। हाँ, मतलब मैं अगर सोचूं कि कार्बन है तो वो आया कहां से, क्या वो पहले से ही पृथ्वी पे मौजूद था, या उसके पीछे हम कह सकते हैं कि कोई और कारण है। हाँ, तो जैसे यहाँ पर मैंने देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नीला वगैरह ऐसा मैंने पृथ्वी का एक रूप बना दिया है। तो यहाँ पर यह माना जाता है और इसे जो है प्रूफ भी किया जा चुका है विभिन्न जो है शोध है उनके माध्यम से, कि जो कार्बन है, कार्बन पृथ्वी पर जो कार्बन है, कार्बन पृथ्वी पर बाहर से आया। अब बाहर का मतलब, हाँ, जिनको यूएफओ और एलियन और इस तरीके की जो किंवदंतियां और इन सब में रुचि है वो उसे कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि से माने तो हम ऐसा कहते हैं कि कार्बन जो है पृथ्वी पर कहां से आया, ब्रह्मांड से। कहां से आया, ब्रह्मांड से। मतलब पहले हमारे पृथ्वी पर ये मौजूद नहीं था और ब्रह्मांड से जब वो पृथ्वी पर आया उसके बाद ही जो है कार्बन, हाँ, हम कह सकते हैं पृथ्वी पर, हाँ, इस तरीके। तो कार्बन जो है ब्रह्मांड से आया, ऐसा कहते हैं। अब इसके पीछे बहुत सारी शोध भी हुई है, पर फिर यहां पे सवाल आते हैं कि ब्रह्मांड में कहां से आया, है ना। कहीं ना कहीं जब हम लोग विज्ञान जो है क्यों और कैसे
का जवाब तलाशने का ही नाम विज्ञान है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ब्रह्मांड में ये कहां से आया। हाँ, यानी ब्रह्मांड में ये कहां से आया। तो यहां पर इसका जो जवाब है वह हमें नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से, जो नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, नाभिकीय अभिक्रिया के माध्यम से इसका जवाब हमें मिलता है। तो हम जानते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण जो है वह बिग बैंग से हुआ है ना, जिसे बिग बैंग कहते हैं, कि उसके आधार पर जो है एक बहुत ही ज्यादा घनत्व वाला एक कण था या एक संरचना थी जिसमें विस्फोट हुआ, जिसके कारण से यह चांद, तारे, सितारे, जितनी भी पृथ्वी या जितने भी ऐसे ग्रह है ज्ञात और अज्ञात, उन सब का निर्माण हुआ और यह माना जाता है कि ब्रह्मांड ऐसे ही फैलते चले जा रहा है। तो यहां पर यदि हम चांद मतलब तारों की बात करें, चाहे हम सूर्य की बात करें या तारे की बात करें, क्योंकि सूर्य भी हमारा क्या है, एक प्रकार का तारा ही है ना, और इसकी भी एक उम्र है, और यहां पर जो सूर्य है उसी के कारण हम मानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन बना हुआ है ना, क्योंकि जीवन के लिए जो तापमान और जो परिस्थिति चाहिए वह सूर्य के कारण ही है। और यह जो सूर्य है, इस सूर्य से हमें रोशनी मिलती, क्या मिलती है, हमें रोशनी मिलती है, यानी कुल मिला के रोशनी एक प्रकार की ऊर्जा है। पर सवाल यहां पर भी है कि इस सूर्य में ऊर्जा का संसाधन क्या है, साधन क्या, सूर्य किस तरह से जो प्रकाश हमारे पास आ रहा है उसकी उत्पत्ति किस तरह से हो रही है ना। तो हाँ, यहां पर यह माना जाता है या माना क्या जाता है, यह तो सिद्ध हो चुका है कि जो सूर्य या जो तारे हैं उनमें जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वह हाइड्रोजन होता है। पर यहां पर हाइड्रोजन के साथ में नाभिकीय अभिक्रिया करता है, वहां पर जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। अच्छा, मतलब नाभिकीय स्तर पर वहां पर अभिक्रियाएं हो रही है और दो हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का एक परमाणु बना रहे हैं। अच्छा, है ना, मतलब हाइड्रोजन से हम बना रहे हैं यहाँ पर हीलियम, है ना। और जब यहाँ पर हीलियम बन रहा है तो यह जब हीलियम बनता है तब यहाँ पे अत्यधिक मात्रा में क्या हो रही है, ऊर्जा, यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। और यहाँ पर यह जो ऊर्जा जो उत्पन्न हो रही है, यही ऊर्जा हमें रोशनी या ताप के माध्यम से मिल रही है। पर यहाँ पर वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि यहां पर जब हीलियम बनता है तो इसका परमाणु क्रमांक 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। तो वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस तरीके से हीलियम के तीन नाभिक जब आपस में नाभिकीय अभिक्रिया करते हैं तो नाभिकीय अभिक्रिया करने के बाद में क्या, नाभिकीय अभिक्रिया करने के फलस्वरूप जो है कार्बन का निर्माण होता है। यहाँ कार्बन बन रहा है, मतलब 3 हीलियम मिलकर के यहाँ पर कार्बन बना रहा है। हाँ, यानी 3 हीलियम यानी 3 गुणित 2 यानी 6 और 4 तिया 12 यानी इस तरीके से। तो इस तरीके से यह माना जाता है कि हीलियम के 3 नाभिक जब नाभिकीय अभिक्रिया करते हैं तो परिणाम स्वरूप जो है कार्बन के परमाणु का निर्माण होता है। तो और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है, कार्बन की उत्पत्ति हुई है। हाँ, और वो फिर हमारे पृथ्वी तक विभिन्न माध्यम, क्योंकि पृथ्वी का जब निर्माण हो रहा था तो उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाएं और दुर्घटनाएं भी हम कह सकते हैं वो सब होती रही है। तो इस तरीके से जो कार्बन है वो कहां पहुंचा, पृथ्वी पर। और जब कार्बन पृथ्वी पर पहुंचा तो क्या हुआ, यहां पर धीरे धीरे यहां जीवन की शुरुआत हुई। तो इस तरीके से यदि हम कहें तो हम कह सकते हैं कि कार्बन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि कार्बन क्या है, कार्बन एक तत्व है जिसका संकेत C होता है, जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, परमाणु द्रव्यमान 12 होता है। और इस तरीके से यह जो है विज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को लग रहा होगा कि सर अभी हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, आप कहां ब्रह्मांड और इधर उधर की कहानी सुना रहे हो, आप सीधे टॉपिक पे आओ ना। हो सकता है ऐसा लग रहा हो आपको, बिल्कुल जायज है। तो यहां पर यदि हम कार्बन को और यदि सरलतर रूप से समझे तो शायद यहां पर यह जो अगली जो स्लाइड है, इस अगली स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कई चीजें जो है, अगर आप कोयले की बात करते, हीरे की बात करते, ग्रेफाइट की बात करते हैं तो आपने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा, देखा होगा, है ना। तो जब से सबसे पहले और सबसे सस्ते स्वरूप की बात करें तो यहां पर यह सबसे सस्ता है,
कोयला। कोयला। और कोयले का उपयोग और कोयले को हम सभी लोगों ने किसी न किसी रूप में बचपन से देखा है, क्योंकि घर में यदि खाना बन रहा है तो किसी न किसी रूप में कोयले पर बनता है ना। आजकल तो हालांकि हर घरों में जो है रसोई गैस पहुंच गई है, पर यदि हम आज से 10 साल 20 साल 25 साल 50 साल पहले की बात करें तो कोयला ही सबसे सस्ता स्वरूप है। इसके बाद में जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है उसके हाथ में क्या आ जाता है? ग्रेफाइट, बिल्कुल, पेंसिल। यानी पेंसिल हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो पेंसिल की लीड आपने देखी होगी, वह क्या है? वह क्या है? ग्रेफाइट। वह ग्रेफाइट है ना। और इसके बाद में थोड़े और बड़े होते हैं जब हम लोग, और जब हम बड़े हो जाते हैं तो जो खासकर महिलाएं हैं, महिलाओं को क्या पसंद है? हीरा। महिला को क्या पसंद है? हीरा, है ना। मेरे ख्याल से हर महिला की चाहत होती है कि उसके पास में हीरो का अच्छा हार हो या हीरे पर्याप्त मात्रा में हो, है ना। और यदि वह मेल है, वह यदि आदमी है या वह यदि एक लड़का है, कारों का शौक है, तो लड़कों को अक्सर जो है वह गैजेट्स, और उसमें भी गैजेट्स के अलावा महंगी कारें, हर किसी का ख्वाब होता है महंगी कारें। तो चाहे हम लंबोर्गिनी की बात करें या बहुत जो ऐसे हाई एंड जो कार बनाने वाली कंपनीज हैं, उनकी कारों की कीमतें देखी तो 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ हम सभी का एक ख्वाब होता है। हाँ, कि पता नहीं हम खरीद पाएंगे या नहीं, लेकिन हम कम से कम अगर हमें एक बार उसमें बैठने का मौका मिलेगा, हाँ, है ना, तो इस तरह बहुत अच्छी बात। हाँ, तो वो जो कार है, वह कार क्यों महंगी है? अपार्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी के अलावा वह कारें क्यों महंगी है? क्योंकि वह कारें बहुत ही हल्की और बहुत ही मजबूत होती, और वह हल्कापन और मजबूतीपन मिलता है किससे? फुलरेंस से, है ना। हो सकता है फुलरेंस सीधे तौर पे आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे, तो कार्बन फाइबर का नाम सुना ही हम लोगों ने, कि कार्बन फाइबर का इस्तेमाल अब हर जगह बड़े तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? हल्का है और बेहद मजबूत है। और कारों में यदि आपको उसकी स्पीड बढ़ानी है, माइलेज बढ़ाना है, तो आपको कार को हल्का करना होगा, और सुरक्षा की दृष्टि से कैसी होनी चाहिए? मजबूत होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है यहां पर क्या है? यहां पर फुलरेंस स्ट्रक्चर ये क्या है? ये मैं हाँ, यह जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग फुलरेंस कहते हैं, है ना। यहां पर आगे हम लोग जब विस्तार से, अभी हमें क्या करना है? हमें यहां पर हीरे की संरचना पढ़नी है, यहां पर हमें ग्रेफाइट की संरचना पढ़नी है, यहां पे फुलरेंस की संरचना पढ़नी है। तो वहां पर हम विस्तार से समझेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है ऐसा फुटबॉल जैसे कैसा है ना। इसका जो संरचना है वह फुटबॉल जैसी कैसी है। तो इस तरीके से यदि हम देखें तो यहां पर जिस तरीके से कहा जाता है कि भगवान के अनेक रूप होते हैं, वैसे ही यदि हम देखें तो कार्बन है, कार्बन के भी हमें क्या देखने को मिला? अनेक रूप मिल रहे हैं। तो इस गुण को, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? हम लोग अपरूपता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग अपरूपता कहते हैं। क्या है अपरूपता? यदि कोई तत्व एक से ज्यादा रूपों में मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। और ये इन्हें क्या हम अपरूप कह सकते हैं? हाँ, कार्बन के? हाँ, और ये जो है, ये जो चारों है, ये जो चारों है क्या है? अपरूप है। यहां पर इन चारों के भौतिक गुणधर्म अलग अलग है, लेकिन रासायनिक गुणधर्मों की बात करें, आप हीरे को जला दो कोयले जैसे जलेगा, इसको जला दो वह भी कोयले जैसा जलेगा, और कार्बन फाइबर को जला दो तो वह भी कोयले जैसा जलेगा, है ना। तो यहां पर क्या है? भौतिक गुणधर्म अलग अलग है, लेकिन रासायनिक, हाँ, रासायनिक गुणधर्म, हाँ, रासायनिक गुणधर्म क्या है? एक जैसे होते हैं। तो इस तरीके से यहां पर यह कार्बन के अपरूप कहलाते हैं। और आगे बढ़ते हैं, आइए अब हम शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जब इसके इतने अपरूप है तो यौगिक तो ज्यादा होंगे ही होंगे, है ना, स्वाभाविक सी बात। तो आइए अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि कार्बन के इतने यौगिक क्यों है, क्यों इतनी अधिक मात्रा में कार्बन जो है अपने विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाता है, और कौन से ऐसे गुणधर्म है जिसके माध्यम से उसमें यह क्षमता उत्पन्न होती है।